हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद इन हब चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 की। ये प्रैक्टिस सेट 2 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने आपको 1 प्रैक्टिस सेट विद ओएमआर सीट की अपलोड कर दिया टेलीग्राम पर, तो आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए तथा वहाँ से वो लेकर आप प्रैक्टिस करके देखिए। क्योंकि प्रैक्टिस करने से अगर आपके 80 क्वेश्चन सही जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने से आपके अगर 80 क्वेश्चन सही जाते हैं तो अमूमन आप 90 के प्लस होंगे, ठीक है, यानी 90 से ऊपर ही लेके आएंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट उन एग्जाम से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के हैं और थोड़ा यहाँ पे लैंग्वेज को घुमाया गया है। अगर एक बार भी अगर आप वीडियो से प्रैक्टिस कर लेते हो उसके बाद भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो मेरा अंदाजा है कि आपके 80 के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो केवल और केवल आपको फंसाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 को। ये भी आपको टेलीग्राम पर आज अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि इसकी भी प्रैक्टिस लगा करके देखेंगे, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा, एक तो जब हम किसी चीज़ का रिपीटेशन अधिक करते हैं तो हमारी गलतियाँ हमें पता पड़ती हैं, दूसरा गलतियाँ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ठीक है, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वही मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। मैंने सब्जेक्ट के मतलब सब्जेक्ट वाइज कितनी सीटें कितनी अवेलेबल है ये मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी वीडियो डाल दी है, जिससे कि क्या होगा, आपको पता रहे कि मुझे कितनी मेहनत करनी है। हमारी तरफ से जो रहेगा अभी प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद जितनी भी बुक है उन सबके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को यहाँ पे डिजाइन करा जाएगा, यानी टाइपिंग करा जाएगा। क्योंकि उससे होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लगाने से हमारा रिवीजन भी होगा प्लस प्रैक्टिस भी होगी। क्योंकि आपको पता है कि जो समय का अभाव है वो सभी के पास है, तो यहाँ पे अगर हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लगाते हैं तो दोनों ही काम हमारे एक साथ हो जाएंगे। तो जल्दी ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट की यहाँ पे वो करी जाएगी कि ये यूथ का प्रैक्टिस सेट करने के बाद हम यूथ की ही बुक, एनसीईआरटी की बुक, जितनी भी होम साइंस की हमें बुक अवेलेबल है मार्केट में, उन सब से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को यहाँ पे डिजाइन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पे अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए, अभी हम क्या देख रहे हैं, प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी लेवल तक के एग्जाम मतलब देख रहे हैं पेपर को। तो यहाँ पे टीजीटी का अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है, पहला क्वेश्चन है प्रेस, यहाँ पे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सीधे सीधे जनरेट हुआ क्वेश्चन है, यानी आपको बस इसकी क्या हो, टाइम पीरियड पता हो तो आप ये सही करके आ सकते हैं। तो 1947 को। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो याद रखिएगा 1947 को। तो यहाँ पे भी इसी तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसकी भी स्थापना कब होती है? तो ये अगर डेट आ जाती है तो याद रखिएगा 27 अगस्त को, ठीक है। क्योंकि भारत कब स्वतंत्र हुआ था तो 15 अगस्त, तो आप याद को रखना है कि 27 अगस्त को किसकी स्थापना हो जाती है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है स्वतंत्र भारत में। चलिए, 1 किलोमीटर में होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? तो यहाँ पे स्वास्थ्य जो शिक्षा है प्रदान करने हेतु सरकार के द्वारा अगर प्रयासों की बात की जाए तो यहाँ पे भाषणों का आयोजन किया जाता है, ज़्यादातर प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं, चलचित्रों का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से पोस्टर वगैरह आपने देखे, वो सभी स्वास्थ्य विभाग के ही मतलब आपको जागरूक करने के लिए उसके द्वारा चलाए गए अभियान ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नज़र पोस्टरों पर ही जाती है ना चाहते हुए भी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होती हैं या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रथम चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए? तो यहाँ पे कब उसे उच्चतम? तो श्राव अवरोध में। क्योंकि अगर रक्त का श्राव अगर आप नहीं रोक सके, ठीक है, तो यहाँ पे अवरोध की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। क्योंकि यदि रक्तस्राव को नहीं रोका गया तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? तुरंत मृत्यु हो जाती है। तभी तो जो सिर के बल एक्सीडेंट होते हैं उनमें रक्त का बहाव नहीं रोक पाते हैं जो दुर्घटना स्थल पर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, प्राथमिक मतलब चिकित्सक होने के नाते या कहें कि वहाँ पे मौजूद इंसान व्यक्ति होने के नाते, तो उसके जो बहाव है खून का उसको रोकना।
खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जो रहता है वो है घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। देखिए जब भी जख्म होता है तो जख्म में कुछ ना कुछ तो लगता है, तभी जख्म होता है, तो जो बाहरी पदार्थ या वस्तुएं लगी हुई है उन्हें हमें निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, वो क्या है, तो वो है ग्रामीण क्षेत्र है। इनमें से कौन सा अप्रचलित चाचड़ी है, तो यहाँ पे जो अप्रचलित चाचड़ी की बात की जाएगी तो याद रखिएगा ची क्वाशुएरकर चाचड़ी। ठीक है, अप्रचलित चाचड़ी है, जबकि जेड, टी और एफ ये चाचड़ी क्या है, प्रचलित है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद करते हैं पंचायती राज्य द्वारा। पंचायती राज्य द्वारा ही हम प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण देख पाते हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण की बात की जाए तो ये कब थे, तो ये आप बताएंगे कि ये कब से है, तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है, 1992 ही याद रखिएगा। 1991 में क्या हुआ था, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, जो किसकी देन है, तो 86 वाली एजुकेशन पॉलिसी की देन है, ये भी आपको याद रखना है। इस संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था कि भाग 9 को पुनः स्थापित करके 16 नए अनुच्छेद यानी आपका 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक, यानी यहाँ पे मतलब 43 से शुरू होता है अनुच्छेद और ओ तक रहता है, ए से ओ तक, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस जिसमें पंचायती राज के संचालन के अंतर्गत 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज के कितने विषय हैं, तो अब पूछा जाता है, तो यह है 29 विषयों का उल्लेख इसमें किया गया था। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत में पंचायती राज की संरचना त्रिस्तरीय है। भारत में जो पंचायती राज है उसकी रचना क्या है, त्रिस्तरीय है। ठीक है, तीनों ही स्तर पर है। और यहाँ पे ग्राम पंचायत मध्यवर्ती स्तर पर, यानी यहाँ पे देखें तो प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें होती हैं, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायतें होती हैं, जिला स्तर पर जिला पंचायतों का गठन किया जाता है। तो बस इतना सा ही है, तो याद रखेंगे इसे। बस आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन था, वो 1992 में हुआ था। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला भी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी इसी में मौजूद रहेगी। यानी इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। अगर नहीं भी मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम आप तक उसके लिंक को जनरेट कर देंगे। जब आप उसे टच करेंगे तो आप टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे। अगर आपके पास उस टाइम पर नेट की जो मतलब रेंज होती है, यानी नेट उस टाइम अच्छी आ रही होगी आपके फ़ोन में, तो आप तुरंत क्लिक करते ही पहुंच जाएंगे। अदरवाइज़ नहीं पहुंचते तो आप सर्चिंग में चैनल का नाम डालेंगे तो भी आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य है, तो यदि काम का ऑप्शन नहीं दिया जाए तो मुआवजा प्रदान किया जाएगा। यानी यहाँ पे रोजगार गारंटी यानी 100 दिनों के रोजगार की तो ये गारंटी लेती है, कह रही है यदि काम का ऑप्शन नहीं दिया जाता तो मुआवजा भी प्रदान होगा। यानी काम नहीं देंगे तो आपको यानी इनकम तो देंगे। निम्न में से अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई है, तो अर्थपूर्ण पूछ रहा है, तो मॉर्फिन जो है यहाँ पे अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे होगा, तो यानी आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ये बताना है कि सबसे ज़्यादा शोर कौन करेगा। तो ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे होगा, तो फौजी राइफल है, हवाई जहाज यानी लाउड स्पीकर है, रॉक संगीत है, और हवाई हमले में सायरन है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा जो शोर करेगा वो कौन हो जाएगा, फौजी राइफल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्रव्य धाराओं में घुले हुए यहाँ पर वाष्पशील कार्बनिकों और अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीकों को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्लोरिनेशन से जाना जाता है। इंसुलिन का श्रावण होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अग्नाशय के द्वारा होता है। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है, तो अग्नाशय से। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह भाग कौन सा होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। जो हमारा दृष्टिपटल होता है उस पर वो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो
कशेरुक रज्जु में होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन यानी ये कहाँ पे होता है, तो कशेरुक रज्जु में होता है। इसको ही क्या कहा जाता है, कशेरु रज्जु को, तो स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। इसको क्या कहता है, तो इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डॉट डॉट शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन के रूप में। हीमोग्लोबिन शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आकर्षित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो मूत्र में हार्मोन्स का मिलना। लार में उपस्थित उस एंजाइम का नाम बताइए जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे सेलिवरी एमाइलेज। क्या हो जाएगा, सेलिवरी एमाइलेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 1640 घन सेमी क्या है, हम अपने फेफड़ों में भर सकते हैं और निकाल सकते हैं। यहीं पे जब सामान्य श्वसन की बात की जाएगी तो लगभग 500, याद रखेंगे 500 घन सेमी फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है। ठीक है, इसलिए 500 बता दिया। अगर इनमें से एक भी मतलब ये वाला ऑप्शन ना मिले और 500 हो तो आप 500 भी लगा सकते हो, क्योंकि सामान्य श्वसन में लगभग कितनी, तो 500 घन सेमी निकाली जा सकती है। मांसपेशियां, जल, प्रोटीन और खनिज लवण तथा वसा आदि, तो यहाँ पे याद रखेंगे आदि का यहाँ पर हो जाएगा। इनमें क्या है, तो यहाँ पे जो रहता है वो है कितना, 70%। ठीक है, अभी मैंने बताया था इससे पहले हमने एक 6 क्लास का चैप्टर कंप्लीट किया था, उसमें हमने बात की थी कि मनुष्य में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या था, 60% किस में थी, वनस्पति में थी, 70 किस में थी, व्यक्ति में थी, और 80 किस में थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो तीनों की मात्रा वहाँ पे बताई गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि अब मैं क्या करूँगी, SCERT और NCERT और जो भी अदर कम्पिटिटिव बुक हैं जितनी भी XYZ, उन सब से आपके लिए MCQ टाइप क्वेश्चनों का निचोड़ निकालेंगे, क्योंकि उससे होगा क्या कि आपका कम समय में अच्छा रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा। चलिए, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि क्वेश्चन MCQ टाइप फॉर्मेट का जो बनने का तरीका है ना, वो हर बार वैसे ही बनेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि उसमें से कुछ और बन जाए। ठीक है, तो यानी जो फैक्ट होते हैं वही MCQ टाइप क्वेश्चनों का फॉर्मेट है, या कहें कि MCQ टाइप क्वेश्चन है। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है, केंद्रक होता है। ये पिछली बात हो जा रही, किस में पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 21 में भी पूछा जा चुका है, उससे पहले एग्जाम हुए थे उनमें भी पूछा जा चुका है। तो चलिए, समस्या का समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के लिए मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यहाँ पर कहा जाता है। समस्या का समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। इसी को उद्वेलन भी कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। वैसे बस आप इसी को इंग्लिश टर्म को याद रखिएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। यहाँ पे क्या होता है कि एक समस्या दी जाती है और वो समस्या किस तरह से सॉल्व होगी उसकी स्टेप बाय स्टेप हम मैपिंग करते हैं एक कागज़ पर, या कहेंगे कि मतलब मीटिंग में या फिर लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप कि हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाती है हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग, और इसमें ग्रुप में ये बात डिस्कस करी जाती है। तो इससे नए नए आइडियाज़ भी जनरेट होते हैं तथा उस प्रॉब्लम को कई तरीक़ों से सॉल्व करने का रास्ता हमें मिलता है। सबसे बड़ी बात होती है उसको कई तरीक़ों से सॉल्व करने का रास्ता मिलता है, क्योंकि कोई उसे किसी तरह से सॉल्व करेगा, कोई किसी तरह से। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपका किसी से झगड़ा हुआ तो आप सामने वाले को मार के भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, इसलिए इसमें कई लोग बैठा ले जाते हैं, इसमें मतलब ग्रुप में ये समस्या सॉल्व की जाती है। कई लोग होंगे जो कहेंगे पुलिस को बुलाएंगे, कोई दूसरा बंदा कहेगा कि वो जो कह रहा होगा कहता रहेगा, क्योंकि
क्या होगा, अगर मैं भी उसी की तरह गालियाँ देने लगूंगा तो उसी लेवल में आ जाऊंगा। तो इस तरह से जिसके जैसे विचार होंगे, जैसी वो सोच होगी, वो उसी तरह की उसकी थिंकिंग पावर तथा उस जो प्रॉब्लम है उसको सलूशन करने का रास्ता मिलेगा उसको, कि वो किस तरह से उसे सॉल्व करता है या किस तरह से सॉर्ट आउट करता है। बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो यहाँ पे 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो धार्मिक मान्यताएं ये बुद्धि के विकास को किसी तरह प्रभावित नहीं करता, जबकि वंशानुक्रम, व्यवसाय और प्रजातीय भिन्नता ये बुद्धि के प्रभाव को प्रभावित करती है। सीटेट की जो क्लासेस थी उसमें मैंने एक बार पढ़ाया था वंशानुक्रम और आपका जीन, वातावरण। तो ठीक है ना, तो ये दोनों ही काफ़ी प्रभावित करते हैं, बट आज के दौर में व्यवसाय भी प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपका व्यवसाय ऐसा हो जो आपकी सोसाइटी के लोगों से चलता हो, तो आपका नेचर अलग तरीका का हो जाएगा। हो सकता है आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, तो आपका नेचर अलग तरह का हो जाएगा। तो ये भी आज के समय में बहुत प्रभावित करता है। ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, 2 शब्दों के वाक्य, तो वो मम्मी, पापा, मामा, ये इस तरह के वाक्य 18 से 24 महीने में आराम से शुरू कर देते हैं। माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन है। तो यहाँ पे जो बच्चे और माँ के बीच में जो बनता है वो क्या हो जाता है, वो लगाव हो जाता है। इसी वजह से वो एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते हैं। चलिए, शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग यानी अशक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग यहाँ पे विग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8 से 10 माह पर। ठीक है, यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, 8 से 10 माह पर। निम्नलिखित में से कौन सा टीका यहाँ पे स्ट्राम सेकुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खसरा, जिसको मेसलस कहते हैं। ठीक है, इसका जो टीका है वो दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि इसी को मेसलस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लगाया जाता है नवजात शिशु को, तो BCG का टीका लगाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2021 में ये आया था। ठीक है, यहाँ पे BCG का टीका लगाया जाता है। सामान्यतः नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 घंटे की वो नींद लेते हैं। सामान्य व्यक्ति कितने घंटे की नींद लेता है, तो 5 से 6 घंटे की। ठीक है, पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के ... सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसकी अगर बात की जाएगी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है जन्म के कितने सप्ताह बाद, तो यहाँ पे 37 सप्ताह बाद यानी 37 सप्ताह बाद जन्म लेते हैं। पूर्ण परिपक्व शिशु कहे जाते हैं क्योंकि अगर 280 दिन में बीज हो जाते हैं, अंतिम जो रहेगा मतलब यहाँ पे 37 या फिर 42 सप्ताह तक होती है। याद रखिएगा, अगर 37 ना मिले ऑप्शन में, 40 मिले या 42 मिले तो फिर वही आंसर होगा। ठीक है, बट 37 से प्लस होगा, वही आंसर होगा आपका, क्योंकि जो गर्भधारण है वो 37 से 40 सप्ताह के बीच जन्म लेता है और सामान्यतः गर्भावस्था की जो अवधि मानी जाती है वो 37 से 42 सप्ताह तक होती है। मासिक चक्र का समय क्या होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात करें तो मासिक चक्र का समय ... कहलाता है। तो जो राइट आंसर होता है वो रजो दर्शन कहलाता है। रजो निवृत्ति क्या होता है, ये 60 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है, यानी कभी कभी तो ये 55 में भी देखने को मिल जाती है। जब जायगोट ... तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। तो कौन सी कंडीशन को यहाँ पे यानी एक्टोपिक गर्भावस्था कहा जाता है, तो यहाँ पे बताएंगे डिम्बवाहिनी नली में स्थापित तो होता है, तब उसको हम एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। यहाँ पे गर्भावस्था से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं MCQ टाइप, तो उन्हें देख करा दिया जाएगा। जायगोट का कब निर्माण होता है, जब आपका XX और XY मिलते हैं तब जायगोट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉपर से लिथियम ... स्रावित करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, तो यहाँ पे E यानी प्रोजेस्टेरॉन और C यानी एस्ट्रोजन स्रावित करती है। पूछा जा चुका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये PGT में आया था। ठीक है, तो आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि PGT की अगर हम बात कर रहे हैं तो PGT में क्या होता है कि साइंस का जो लेवल है वो बढ़ा दिया जाता है। जब मैं प्रैक्टिस सेट
डिज़ाइन कराएंगे तब इसका ध्यान रखेंगे कि साइंस के जो क्वेश्चन है वो किस में होने चाहिए। आपके पीजीटी वाले जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा उसमें साइंस के अधिक से अधिक क्वेश्चन डाले जाएंगे। अहंकार के यहाँ पे समारोह डॉट डॉट पर आधारित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक सिद्धांत पर। ठीक है, वास्तविकता का सिद्धांत। ईगो के यहाँ पे याद रखिएगा रियलिटी पर, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। यहाँ पे बात करते हैं साइको एनालिटिकल सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो साइको एनालिटिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो सिगमंड फ्राइड ने या फ्राइड ने दिया था। ठीक है, उस दिन बताया था। वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है भूमिका अभिनय। ठीक है, यानी रोल मॉडल्स या कहें कि यहाँ पे रोल प्ले जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। छद्म परिपक्वता काल होता है, तो यानी कभी उसको लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, कभी उसे लगता है मैं छोटा ही हूँ। वो होती है किशोरावस्था, जिसमें कभी हम कोई काम कराना हो तो बच्चे तो कहते हैं आप कर सकते हो, आप बड़े हो। और जब हमें लगता है कि इससे ये काम नहीं कराना या इसे यहाँ पर रोकना, तो हम कहते हैं अभी आप क्या हो, अभी आप परिपक्व नहीं हो, अभी आपको इतनी समझ नहीं है। तो इसीलिए उसको ये मतलब वहम रहता है कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। तो इस चीज़ को वो क्या कहा जाता है साइकोलॉजी में, छद्म परिपक्वता, यानी यहाँ पे पिस्यूड मेच्योरिटी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, यानी उसे खुद नहीं समझ में आता कि मैं मेच्योर हो गया हूँ या नहीं हो गया हूँ। क्योंकि किसी को काम कराना होता है तो कहा दिया जाता है आप खुद से ये निर्णय लीजिए या खुद से करिए। जब भी हमें लगता है कि हम बाहर उसके साथ नहीं खड़े हो सकते तो हम खुद कहते हैं कि ये आपको करना चाहिए था, आप इतना कर सकते थे। तो इसी को उन्होंने क्या कहा है, छद्म परिपक्वता कहा है। ये लैटिन भाषा के किससे बना है, तो यहाँ पे एडोलेसेंस शब्द किससे बना है, तो याद रखिएगा एडोलेसेंस शब्द जो है वो बना है एडोलेसियर से। ठीक है, बैठे आया नहीं है कभी बट पूछा जा सकता है। तो जो एडोलेसेंस शब्द है वो एडोलेसियर से बना है। एक शिशु घुटने के बल चलना के जिस आयु में प्रारंभ करता है यह है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाती है 7 से 9 माह में शिशु घुटने के बल चलना प्रारंभ कर देता है, 7 से 9 माह में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी व्यक्ति को खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की क्रिया डॉट डॉट कहलाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुनर्वास। ठीक है, यानी उसमें पुनः बहाल करना है, यानी उसे फिर दोबारा हमें उसी एनर्जी के साथ लाना है, तो उसे पुनर्वास कहते हैं। विकास की कौन सी दशा गेंग एज कहलाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछली बार आ चुका है तो 2021 में। तो ये कौन सी एज है, तो वो है उत्तर बचपन। ठीक है, इसको गैंग एज भी कहा जाता है, यानी प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था होती है ये। किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह है उद्देश्यों को। टेबुला रासा का मतलब होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होता है ब्लैंक स्लेट। जॉन लॉक के अनुसार बच्चे का मन खाली स्लेट की भांति होता है जिस पर जो चाहे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास, यहाँ पे क्रियात्मक विकास होता है, यानी निकट से दूर क्रम में। कैसा है ये, क्योंकि ये देखिए सभी विकास के हैं बट इसमें जो पूछा जाता है वो यही हर बार पूछा जाता है, तो याद रखिए कि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और निकट दूर क्रम में तो याद रखेंगे निकट और फिर दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है, तो केंद्र से परिधि की ओर, यानी यहाँ से शुरू होगा और चारों तरफ फैल जाएगा, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, इस वाले विकास को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको जो PDF है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी और OMR शीट वहाँ पर डाल दी गई है, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें कहते हैं। आप क्या करेंगे कि PDF आपकी चाह हो तो फोटोकॉपी निकलवाइए, नहीं तो फ़ोन से ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको क्रैच कहा जाता है। शहरों में अब भी मिलती हैं, ये 5 से 6 हज़ार महीने तक का ले लेती हैं या कभी कभी 4 हज़ार तक में बच्चों को रखती हैं, जब तक आप क्या हो जाएगा वर्किंग टाइम से अपने से फ्री नहीं हो जाते। संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें क्रैच कहते हैं। ये आज भी मतलब शहरों में उपलब्ध है अभी भी।
ये बच्चों की देखभाल करती हैं। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर उसकी बात की जाएगी तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्रो। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रो हो जाएगा। महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 1928 नई दिल्ली में। ठीक, 1928 नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है और उसको कहेंगे तो 500 मिलीग्राम फोलिक अम्ल होता है। 500 मिलीग्राम फोलिक अम्ल होता है। एकीकृत बाल विकास योजना किस सन में शुरू हुई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 1975 में शुरू हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 2 अक्टूबर 1900 यहाँ पे अगर देखा जाए 52 को आरंभ हुआ था। वन स्टॉप सेंटर योजना के निम्नलिखित घटक हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जाएगा कानूनी सहायता। ठीक है, यानी वन स्टॉप सेंटर योजना के निम्नलिखित घटक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना। ये क्या हो जाएगा, वन स्टॉप सेंटर योजना जो थी, अगर इस पर बात की जाए तो ये क्या है, ये कार्य मतलब इसका उद्देश्य क्या है, तो सेवाओं की एक समेकित रेंज तक पहुंच को सुगम बनाना, यानी हम जहां तक सेवाएं दे सकते हैं उसको सुगम बनाना। इसमें हिंसा के प्रभावित महिलाओं को मेडिकल सहायता, पुलिस सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श भी प्रदान करना, क्योंकि कभी कभी वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाती हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि अच्छी बातें कहाँ मिलती हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये किस में है, भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ है, भाग 4 में, यानी अच्छी बातें कहाँ है, भाग 4 में संविधान में। ठीक है ना, जितना भी आपको पॉजिटिव बातें मिले, अच्छे अच्छे काम करने को दिखे, जा पूछा किस में है, तो भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 वाला। WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषाओं में से कौन सी सही है? तो WHO की बात की जाएगी तो ये क्या है, WHO की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाए, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता ही अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, ये है WHO की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। संचार की वैसी विधि प्रदर्शन का आयोजन जिसमें दिखाई गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रदर्शनी का आयोजन करना। क्या है, प्रदर्शनी का आयोजन करना। निम्न में से कौन सी गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो चौक और बोर्ड। क्या है, गैर प्रक्षेपित द्रव्य साधन है, यानी वीडियो, चलचित्र, यहाँ पे ओपेक प्रक्षेपण, ये सभी क्या है, प्रक्षेपित होते हैं, यानी फॉक्स देते हैं। बट यहाँ पे चौक और बोर्ड ये किसी प्रकार का मतलब फॉक्स नहीं देता या प्रक्षेपण नहीं करता। व्यवहार में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी यानी ICT का प्रभाव निम्नलिखित में से किस में दिखाई देता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा समाज के ताने बाने में ICT का। दूसरा हो जाएगा अंकीय विभाजन और यहाँ पे डिजिटल डिवाइड में, और यहाँ पे जो हो जाएगा वाणिज्य में। तो यहाँ पे 1 2 3 तो हो जाएंगे 1 2 3। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी।
2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है लीवर बैलेंस। ठीक है, ये क्या हो जाता है, लीवर बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात। यहाँ पे क्या करा गया था, सर्वप्रथम उच्च विद्यालय के रूप में गृह विज्ञान के शिक्षण विषय के रूप में से सम्मिलित किया गया था। सर्वप्रथम महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। 1936 के मध्य में विद्यालयों में गृह विज्ञान विषय अनिवार्य कर दिया गया। कब, तो 1936 में। प्राच्य शब्द कार्बोसिना का संस्कृत में मतलब है। तो यहाँ पे प्राच्य शब्द की अगर बात की जाए तो इसका संस्कृत में मतलब क्या होता है, करपासा होता है। इसका संस्कृत में मतलब क्या होता है, करपासा होता है। ठीक है, इसका ओरिएंटल वर्ड क्या है, तो मतलब प्राच्य का मतलब होता है यहाँ पे समझिए प्राचीन या फिर कहें ओरिएंटल वर्ड। ठीक है, यहाँ पे प्राचीन या फिर कहें क्या है, ओरिएंटल वर्ड का मतलब क्या है, तो यहाँ पे याद रखेंगे ओरिएंटल वर्ड इसका मतलब क्या है, करपासा। जब 2 या 2 से अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक, तो यानी किसी पूरक पोशाक में लगा रहे हैं तो पहले से क्या होगा, गहरा लगेगा। या तो अंदर से लाइट लगाते हुए बाहर गहरा करते जाते हैं, या बाहर से गहरा लगाते और गहरा करते जाते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का कौन सा काल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बारोक शैली की अगर बात की जाएगी तो बारोक शैली का कौन सा काल है, तो ये होता है 1775 से 1800। ठीक है, बारोक यानी आंतरिक सज्जा में फर्नीचर केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। और अगर बात की जाए तो ये क्या करते हैं, इन्हें सोने, पढ़ने, लिखने में, संग्रह में उपयोग किया जाता है। और इनका जो काल होता है बारोक शैली का वो 1775 से 1800 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डॉट बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। टेबल लैंप में मतलब कौन सा बल्ब प्रयुक्त होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तापदीप्ति जो बल्ब है वो टेबल लैंप में प्रयुक्त होता है। इसमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रेखाओं, रंगों को दोहराया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वैलेंस से। ठीक है, वैलेंस यानी संतुलन से क्या होता है, कला के आकार, रेखाओं और रंगों को दोहराया जाता है। इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा विकर्णी रेखाएं क्या करती हैं, सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं। सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में डॉट प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो ब्लीच यहाँ पे प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचत करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है प्रेशर कुकर, समय और शक्ति दोनों की बचत करता है। घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। बड़े क्षेत्र के लिए प्रयुक्त रसोई घर का आकार कौन सा है, तो यहाँ पे जो बड़े क्षेत्र के लिए तो ये है एल शेप। ये क्या इस तरह से होती है, तो बड़े क्षेत्र के लिए प्रयुक्त रसोई घर का आकार है, यानी अधिक जगह होने पर। नेक्स्ट देखते हैं, मुंडेल ने कार्य समीकरण को 3 परिवर्तन के भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन है। तो ये मुंडेल की बात की जाएगी तो उसमें पहला जो परिवर्तन होगा वह हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन है। वो क्या हो जाएगा, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं, 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग के न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर है वो है पीक लोड कहा जाता है। ठीक है, यानी आपको क्या है, बिजली की मांग के न्यूनतम स्तर को क्या कहेंगे, तो पीक लोड कहेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे कौन व्यक्ति के जीवन में, तो मूल्य, स्तर और लक्ष्य क्या है, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। एक परिवार को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारिवारिक बजट कहा जाता है। जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सके उसकी राशि कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगी 20 लाख टन, 20 लाख तक। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सके उसकी राशि होनी चाहिए, तो 20 लाख तक होनी चाहिए। सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है, तो यहाँ पे कौन सा चेक है, तो ये होता है बियरर चेक। ये क्या है, सर्वाधिक असुरक्षित चेक है, ये सुरक्षित चेक नहीं माना जाता। किसी व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, किसी भाग के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। ठीक है, कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है, बट इस पर क्या है कि उसके साइन होना आवश्यक है। किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे अभौतिक आय। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो उसका कहा जाता है अभौतिक आय। मूल्य बनते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव, व्यक्ति तथा स्थिति के बीच यहाँ पे अंतर क्रिया, मानवीय विकल्प तथा समस्याओं को हल ढूंढने में। पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सत्य है। किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है लक्ष्य। नेक्स्ट देखते हैं, गृह प्रबंधन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है मानसिक क्रिया। कपड़ों से जानवरों के पुराने दागों यानी खून, अंडे और मांस को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उपचार है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है जो हो जाएगा नमक के पानी में डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगाना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक श्रृंखला क्या करेंगे कि कौन सा दाग किससे छूटता है उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि एक ये 5 से 6 पेजों का एक चार्ट सा है, तो उसको अगर करते हैं तो काफ़ी मतलब ऐसा होता है कि मिसिंग हो जाती हैं चीज़ें, भूल जाते हैं। तो उनसे हमें इसी तरह के, देखिए यहाँ जो फॉर्मेट है वो एकदम सही है, इसी तरह के क्या करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बना लेंगे तो पूरा हमारा वो वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, खून, अंडे तथा मांस को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उपचार है। तो नमक के पानी में, नमक का पानी या फिर डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना। ठीक है, ये कौन से दाग थे, जानवरों के दाग थे। अब कहीं कहीं पे आपको मिलते हैं वनस्पति के दाग। ठीक है, तो इस तरह से दागों के भी प्रकार हैं। चलिए देखते हैं, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो लंबाई का दुगना और बाहों की लंबाई, जो हमारी लंबाई है उसका तो दूना हो जाता है, क्योंकि आगे भी चाहिए पीछे भी, और बाहें की लंबाई लेनी चाहिए। ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को क्या कहा जाता है। ब्राउन शीट का मतलब है यहाँ पे जो खाकी वाला पेपर आता है जिसको ब्राउन पेपर कहते हैं, तो उस पर अगर आप वो क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, उसको पेपर कटिंग कहा जाता है, पेपर पैटर्न कहा जाता है। यही पहले कराई जाती है और फिर उस पेपर को हम क्या कर देते हैं, मतलब उसी पेपर को हम कपड़े पर रखकर काट देते हैं। फुलकारी कढ़ाई विशेषता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पंजाब की क्या होती है, फुलकारी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फुलकारी में क्या होता है, बाग और यहाँ पे दर्शन, बावन और मतलब फुलकारी ही बनाए, बाग बगीचे बनाए जाते हैं। स्केल जिसे समेटेड स्केल भी कहा जाता है, समेटेड तो याद रखेंगे वो कौन सा होता है, लीवर्ट स्केल।
लिकर्ट जो लिकर्ट स्केल होता है उसको समेटेड स्केल भी कहते हैं। ठीक है, लिकर्ट के क्या हो जाती है LIKERT। ठीक है, लिकर्ट स्केल्स। चलिए देखते हैं बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पर बालूचर साड़ी की अगर बात की जाएगी तो वो हो जाता है मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद से क्या है, बालूचर साड़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं कपड़ों में ट्यूल बुनाई में से डॉट डॉट का प्रभाव देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है तिरछी रेखा। वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंटरिंग कहा जाता है। जो कपड़े को क्या करती है, कपड़े को सीधा करके सुखाती है। कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है जाएगा संश्लिष्ट तंतु। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है वो है रेयन। क्या है, पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रूस। ये क्या करता है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है कपास के निर्माण में। नेक्स्ट देखते हैं मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर ट्राइक्लोरोबेंजीन जो है चमक घटाने के लिए यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो ये सेट है आपको हमारा टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम की जो लिंक है वो ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहीं पे आपकी OMR शीट पड़ी है तो आप उस पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। निश्चित अवधि के लिए भोजन यहाँ पर उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और फिर से इसे तुरंत ठंडा करने की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है। यानी हम क्या कर रहे हैं, भोजन को निश्चित अवधि के लिए भोजन को गर्म करने और फिर इसे तुरंत ठंडा करने की ये प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा पाश्चराइजेशन कहलाती है। डिब्बा बंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था। तो यानी जो डिब्बा पैकिंग आप देखते हैं चीज़ों को वो 1970 से लागू हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 0 से 6 माह के बच्चों के लिए प्रोटीन का उपयुक्त आहारीय हिस्सा यानी अलाउंस क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बात की जाएगी उसकी तो वो हो जाएगा आपका 2.05 ग्राम किलो शारीरिक वजन के। निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे है स्फाइंगो मोनोमीटर जो है वो काम आता है। ये आपका LT में भी आया था 18 वाले में। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। यानी पीलिया यानी जॉन्डिस जब हो जाता है तो शरीर का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे यकृत क्या है, लीवर क्या है, प्रभावित होता है, पूरे शरीर को पीला कर देता है। चिकित्सकीय आहार है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसको क्या कहेंगे, सादा आहार क्या है, चिकित्सकीय आहार है। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे जेस्टेशनल डायबिटीज के भी अलग अलग नाम्स होते हैं। तो जो ये वाली डायबिटीज है इसमें क्या प्रभावित है, तो गर्भावस्था में होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है कि गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज है तो 2-3-4 डायबिटीजों के नाम होंगे बट याद रखना आपको जनरेट हो रहा है। तो जेस्टेशनल जो डायबिटीज है वो गर्भावस्था में होती है क्योंकि यहाँ पे माँ क्या कर रही है, कुछ जनरेट कर रही है, कुछ बना रही है। इस तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम तक अपने साथ याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पालक में लोया होता है आयरन अंश सबसे अधिक है लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है। इसकी वजह से निम्न में से किसकी उपस्थिति है। इसकी वजह निम्न में किसकी उपस्थिति है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सलेट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेकिन इसकी जैव उपलब्धि क्या है, अच्छी नहीं है।
क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सलेट्स है। गर्भवती महिलाओं के लिए लोहे तत्व की प्रस्तावित यहाँ पे आहारीय मात्रा ये ICMR 2010 के अकॉर्डिंग पूछी गई है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ICMR की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, तो 40 मिलीग्राम। जल्दी ही हम क्या करेंगे कि आपका ICMR से संबंधित आपको जल्दी ही करा देंगे, किसके? 2020 के RDA चार्ट जो है 2020 के अकॉर्डिंग जल्दी ही आपको मिल जाएगा। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1200 से 1500 कैलोरी। निम्न पोषणिक यानी न्यूट्रिशनल मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन यानी बायोकेमिकल प्रणाली का उपयोग नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रक्तचाप, बाद बाकी सभी है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु के स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा और या उसकी नींद में बाधा डालेगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सोया मिल्क। अगर इसे आप खा लेंगे तो उससे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मक्खन में क्या है? ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसमें हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख में कैंसर हो जाता है। यहाँ पे उपयुक्त सभी। शरीर में जल की कुल मात्रा प्रतिशत है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है शरीर में, इसीलिए मैंने 6 क्लास का आपको चैप्टर कराया था जल कितने प्रतिशत है, तो 70%। कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है, तो यहाँ पे वो भी क्वेश्चन आ गया देखिए, तो पोटेशियम परमैंगनेट ये भी कराए जा चुके हैं कि जल के शुद्धिकरण के उपाय क्या क्या हैं। कम मतलब घरेलू स्तर पे या कम वाटर शुद्ध करना हो तो क्या करना है, और ज़्यादा करना हो तो हम क्या करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करेंगे। जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम साल्ट की अनुपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, कैल्शियम साल्ट की जो उपस्थिति है इसके कारण जल की कठोरता रहती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम साल्ट होता है। आयोडीन खाने से डॉट से बचाव मिलता है, तो यहाँ पे आयोडीन से पिछली बार भी था क्वेश्चन, तो याद रखिएगा गलगंड से या फिर जिसको घेंगा बोलते हैं, इससे क्या हो? बचाव मिलता है, क्योंकि ये विटामिन डी की कमी से होता है। कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे जो मतलब विटामिन है जो महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट कहा जाता है, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन ई। इसको बांझपन विरोधी विटामिन कहा जाता है। इसकी ग्रीन कलर की टैबलेट मतलब कैप्सूल टाइप का आता है, उसको फीमेल ज़्यादातर लेती हैं। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने में एक हानिकारक पदार्थ बनता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक्रोलिन बनता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना यहाँ पे रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है रेडोप्सिन। यहाँ पे ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ये यकृत में होता है। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की यहाँ पे संतुब आहारी आवश्यकता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 1875 किलो कैलोरीज। निम्न में से कौन से पोषक अभाव रोग नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है और नहीं पूछा जा रहा है, पोषक अभाव रोग नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसको देख लेते हैं कि क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है यहाँ पे डिस्लिपेडेमिया, और दूसरा जो रहेगा यहाँ पे उसकी अगर बात की जाएगी तो वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे एनोरेक्सिया नर्वोसा ये हो जाएगा। ये काफ़ी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पोषण अभाव रोग नहीं है।
ठीक है, बाद बाकी क्या है, पोषण के अभाव में ये रोग हो जाते हैं। तो यानी बी और डी आपका पोषण के अभाव में होने वाले रोग नहीं हैं। मेरेस्मस बीमारी पाई जाती है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो 1 वर्ष से कम के बच्चों में हो जाती है मेरेस्मस बीमारी। ये प्रोटीन की कमी से हो जाती है। ठीक है, प्रोटीन के साथ इसमें क्या होता है, कैलोरी की मात्रा भी आवश्यक हो जाती है बच्चे के विकास के लिए। तो अगर कहीं पे प्रोटीन और कैलोरी साथ होगा तो आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक किस प्रकार का अवशिष्ट है। आजकल प्लास्टिक हम इतना यूज़ कर रहे हैं कि वो हमारे फेफड़ों में, खाने में, सब जगह प्लास्टिक मिल रही है। तो प्लास्टिक किस प्रकार का अवशिष्ट है, तो क्योंकि ये कैसा है, इसका पाचन नहीं होता, इसका यहाँ मतलब ये नष्ट नहीं होता, तो ये कैसा अजैविकीय निम्नीकरणीय है। लोहे का कार्य है, तो यहाँ पे लोहे का कार्य क्या है, तो खून बनाना, यानी जो आयरन है वो क्या करता है, खून हमारे शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है। निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, कैल्शियम का अच्छा स्रोत कहा जा रहा है। तो दूध क्या है, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, क्योंकि दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम मौजूद रहती है। बट विटामिन सी इसमें नगन अवस्था में होती है, तथा विटामिन सी नगन अवस्था में होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, नगन अवस्था में मौजूद भी होती है। जब हम इसको बॉयल करते हैं तो विटामिन सी बॉयल दूध में नष्ट हो जाती है, इतना याद रखिएगा। डॉट तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि किस में, तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रोमलेशिया में क्या होता है, कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, और किस में, रिकेट्स में, रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया में। निम्न में से खनिज लवण स्रोत हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है जाएगा हरे पत्तेदार सब्जियाँ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जाता है रतौंधी। जो आँखों का रोग है, आँखों से संबंधित जितने भी रोग हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अंडा तथा दूध, तो ये कब, तो 35 से 40 फ़ारेनहाइट पर ये सुरक्षित रहते हैं तापमान पर। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है। आवश्यक और अनावश्यक दोनों ही खनिज लवण मैं आपको करा चुकी हूँ, और एक बार फिर उनके MCQ टाइप क्वेश्चन करके करा दूँगी। तो मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है, तो यहाँ पे जो हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक है, 12 आवश्यक होते हैं, 12 अनावश्यक होते हैं। आवश्यक खनिज लवण कितने हैं, 24 हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शरीर को ऊर्जा ना देने वाला भोजन तत्व, यानी इसमें से जो भी हम खाएंगे उससे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऐसा हमें भोजन तत्व इसमें से छांटना है या खोजना है। तो इससे क्या मिलती है हमें, इससे भी ऊर्जा, इससे भी ऊर्जा, इससे भी ऊर्जा, बट खनिज लवणों से हमें कोई भी ऊर्जा मिलती नहीं। इससे 1 ग्राम में कितना है, 40%, इससे 1 ग्राम में कितना है, 40%, जबकि इससे 1 ग्राम में 9% हमें ऊर्जा मिलती है, किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। बट खनिज लवण ऐसे हैं जिनसे हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती, फिर भी हमारे ये हेल्थ के लिए काफ़ी यूज़फुल या कहेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन्हें हम अपने खाद्य पदार्थों में लेते हैं। ठीक है, विटामिन, खनिज लवण और आपका रेशा यानी फाइबर, इनका भी अपना एक रोल होता है। तो चलिए आज के सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट 2 को देखा, और प्रैक्टिस सेट 2 को आप टेलीग्राम पर भी पाएंगे, और टेलीग्राम की जो लिंक रहेगी वो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए यहाँ पे अगर बात की जाए किसकी, तो OMR शीट को अपलोड कर दिया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी प्रैक्टिस सेट लगाने में। तो आप OMR शीट की क्या करना, फ़ोटो कापी निकाल कर प्रैक्टिस सेट के लिए यानी प्रैक्टिस के लिए उसे ले सकते हैं। तो इसीलिए आज के सेशन में हम यहीं रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में आप सब कुछ हमारे बेस पर ही यानी आपका MCQ टाइप बेस पर करेंगे, क्योंकि समय का अभाव आप सभी के पास है और दिख भी रहा है। तो इतने लेंदी चैप्टरों को हमें समराइज़ करके NCERT और यहाँ पे SCERT के MCQ टाइप क्वेश्चनों में फॉर्मेट में बदल लेना है, जिससे कि समय बच सकेगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तथा आप PDF ले पा रहे हैं या नहीं, टेलीग्राम में अगर नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो टेलीग्राम की लिंक के लिए अगर आप इसी वीडियो के में मैसेज करेंगे तो हम आपको लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप मतलब प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, तथा आने वाले टाइम में और भी PDF फॉर्म पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो उन्हें पे भी आप ले सकेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे। और तैयारी 3 की री एग्ज़ाम तथा उससे पहले जो तैयारी 3 का नॉर्मल एग्ज़ाम हुआ था उसके भी आपको PDF वहीं पे मिल जाएंगे टेलीग्राम पर विधानसर। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।